दोस्तों बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम है, अभिनंदन है। इससे पहले आपको क्लास 1 बायोलॉजी का हो चुका है, क्लास 2 भी अपलोड हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लास के बारे में। क्लास 1 और क्लास 2 बायोलॉजी का हो चुका अपलोड हो चुका है। आप यूट्यूब पर जाएँ, यूट्यूब पर जाने के बाद स्टडी विद जावेद नाम से क्या कहते हैं चैनल है, उस पर जाएँ। आप जो है उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 2 क्लास हुआ है, उसको थोड़ा रिविजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप कल नए आए थे, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी सबसे पहला जो है सब जो है 1801 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहते हैं लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का। और ट्रेविनस जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जैसे बोलेगा आपको क्या कहते हैं बायोलॉजी का पिता किसे बुलाया था? अरस्तु को। अरस्तु बोला जाता है बायोलॉजी का पिता। आप क्या कहता है जूलॉजी का पिता? अरस्तु को। क्या बॉटनी का पिता? थियोफ्रेटस को। अब उसी पूछ देगा आपको मॉडर्न बॉटनी पूछ देगा। मॉडर्न बॉटनी। पिता किसको बोला जाता है? मॉडर्न बॉटनी किरोलस लिनियस को। उसमें बोले थे आपको क्या कहते हैं, आपको बोले थे उसमें क्या कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी के बारे में बताया। वही किरोलस लिनियस को। वर्गीकरण का पिता भी किसको बुलाता है? किरोलस लिनियस को बुलाया जाता है। ये भी हो गया था, समझे? रिविजन कर लेते हैं। कल इसका भी चर्चा हुआ था। माइकोलॉजी का पिता किसको बुलाता है? एंटनी बेरी को। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अभी रिविजन कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। जीवों का वर्गीकरण ये भी कल हो गया था। जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। जीवों का वर्गीकरण का पिता किसको बुलाता है? किरोलस लिनियस को। बिल्कुल सही, किरोलस लिनियस को बुलाता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकरण का पिता किसको बुलाता है? किरोलस लिनियस को बुलाता है। अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण जीव जगत को शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं एवं कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में मुख्यतः कितना में 5 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के प्रारंभ किसने किया था? किरोलस लिनियस तो बताते हैं किरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तिका था, उसका क्या था? सिस्टेमा नेचुरे में जो है संपूर्ण जीव जगत को जो है जंतु जगत और पादप जगत में क्या किया? 2 वर्गों में विभाजित किया था। समझे? कौन क्या था विभाजित? किरोलस लिनियस किया था। इसलिए उसको जो है किरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी बुलाता है। किसको? किरोलस लिनियस को। वर्गीकरण का पिता किसे बुलाता है? किरोलस लिनियस को। और द्विनाम पद्धति बाइनोमियल ये भी किरोलस लिनियस को भी जो है ना किरोलस लिनियस को ही बोला जाता है। ये भी हो गया था आपको। किरोलस लिनियस देखिए बताते हैं। किरोलस लिनियस ने बताया था प्रत्येक जीव के नाम 2 भाग होते हैं। प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। पहले भाग जो है वंश, जिसको जेनस बोले थे बड़े अक्षर में, तथा दूसरे भाग जाति स्पेसीज जो छोटे अक्षर में होता है। उदाहरण में बोले थे आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस होता है, जिसमें होमो वंश के लिए और सेपियंस जाति के लिए। समझे? सेपियंस किसके लिए? जाति के लिए हुआ था। और देखिए होमो सेपियंस हुआ क्या था कि किरोलस लिनियस जो क्या कहता है वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का पिता किसको बुलाता है? किरोलस लिनियस को। तो बाद में क्या हुआ था? लिनियस में जो है लास्ट में लीन लगा दिया, समझे? होमो सेपियंस लीन वैज्ञानिक के नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ गया था? होमो सेपियंस लीन। मानव का पूरा नाम क्या हो गया? होमो सेपियंस लीन शब्द वैज्ञानिक हो गया वही किरोलस लिनियस के लिए प्रयुक्त हुआ था। आर.एच. विकेटर ने वर्ष 1969 में जीवों को कितना वर्गों में? 5 भागों में बांटा गया था। आर.एच. विकेटर तब वर्ष 1969 में जीवों को 5 भागों में बांटा विभक्त किया था। बताए थे 5 वर्गों में विभक्त किया था। कौन था? पहला प्रोटेस्टेंट था, दूसरा प्रोटेस्टेंट था, चौथा पादप था, जंतु, पांचवा जंतु था। तो आपको पूछेगा किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1969 में जीवों को 5 वर्गों में आर.एच. विकेटर तब 1969 में जीवों को 5 भागों में बांटा। 5 वर्गों में
पांच वर्गों का वाहित्य, जो भी बोले हैं कुछ मोनेरा, मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक, कवक, पादप पादप और जंतु। तो मोनेरा, प्रतिष्ठा और कवक के बारे में कल हो गया था। इसको थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। जी, जी। ठीक है, तो आप आए नहीं किसी भी साथ में चला जरूरी है, क्या समझे? जी जी। मोनेरा जगत, देखिए मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, मोनो मतलब छोटा, एक होता है। मोनो मतलब क्या होता है? एक, एक। ध्यान रखिएगा। तो मोनेरा का देखिए, मोनेरा जगत में क्या था? किंगडम मोनेरा में ये क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एक कोशिकीय क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। मोनो मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। तो मोनेरा में क्या है? एक कोशिका, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है। जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा वहाँ पर आपको केंद्रक नहीं पाया जाएगा, कोशिका का अंग भी नहीं पाया जाएगा, समझे? जहाँ प्रोकैरियोटिक रहेगा वहाँ पर आपको क्या केंद्रक नहीं पाया जाएगा और कोशिका का अंग भी नहीं पाया जाएगा, समझे? आप देखिए, कोशिका का जो अंग नहीं पाया जाएगा तो पाया क्या जाता है? कोशिका देखिए होता क्या है, मोनेरा में जो होता है ना, कोशिका के अंग अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है। एब्सेंट रहने का होता क्या है? इसमें 70 S प्रकार के, यानी 70 S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, समझे? पोषक स्तर पर जो है क्या, तो मोनेरा के बारे में बता देते हैं आपको। मोनेरा में क्या होता है? स्वपोषी और परपोषी, यानी ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन? मोनेरा। मोनेरा। परपोषी भी, किस स्तर स्वपोषी पर पूछेगा? किस स्तर पर? न्यूट्रिशन स्तर पर, यानी न्यूट्रिशन लेवल पर, यानी पोषण स्तर पर जो होता है ना, ये स्वपोषी परपोषी दोनों ये होता है, जीव जो होता है स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। दोनों प्रकार के होते हैं। इसको एक बता देते हैं। मोनेरा का एग्जाम्पल पूछता है, मोनेरा जगत में कौन कौन सा है? एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता देते हैं। बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु। जीवाणु, बैक्टीरिया होता है, उसके बाद होता है साइनो बैक्टीरिया, याद रखिए। बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया दो घूम गया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया दो घूम गया। तीसरा याद रखिए, नील हरी शैवाल। नील हरित सेवा, नील हरी शैवाल। चौथा हो गया, क्यों जाते हैं? माइकोप्लाज्मा। नील हरित सेवा, माइकोप्लाज्मा, किस जगत में आता है? मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में आता है। तो आप सबसे पहला यही बैक्टीरिया, पूछेगा आपको। साइनोबैक्टीरिया। आपको पूछेगा यही, मोनेरा जगत में कौन कौन से आपको आते हैं मोनेरा जगत में, समझे? एग्जाम्पल पूछेगा आपको। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरी नील शैवाल, हरित सेवा और उसके बाद माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। ये चार जो है क्या किस में आता है? मोनेरा जगत में आता है। ये सब मोनेरा हो गया था जगत। कल है। आप देखिए, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसमें जो है कि जीवाणु किसके अंतर्गत अभी आए? जीवाणु आप मोनेरा के अंदर, मोनेरा के अंतर्गत है। तो जीवाणु के बारे में भी कल पढ़े थे। देखिए, जीवाणु शब्द जो है ना, जीवाणु क्या कहता है? नाम जो है, जीवाणु का नाम दिया था, एहन वर्ग दिया था, समझे? लेकिन पूछेगा आपको एहन वर्ग दिया था, एहन वर्ग, एहरे, एहने वर्ग, एहरेन वर्ग, एहने वर्ग, एहन एहरेन वर्ग, एहरेन वर्ग, वही पूछ रहे थे। हाँ, एहरेन वर्ग। पूछेगा आपको, बैक्टीरिया जो नाम किसने दिया था? एहरेन वर्ग ने दिया था, ठीक है। बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एहरेन वर्ग ने दिया था। आप बता देता है इसी में। उससे पूछेगा आपको, फादर ऑफ क्या? बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी किसको बताता है? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, क्या कहता है? जीवाणु का पिता, यानी जीवाणु पिता किसे बोलते हैं? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को, एंटोनी वन लेकिन ल्यूवेनहॉक। पूछेगा जीवाणु का जो है नाम किसने दिया? तो एहरेन वर्ग ने, एहरेन वर्ग ने दिया था, ठीक है। होता क्या है आपको? जीवाणु स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण तो करते हैं, परंतु अधिकांश जीवाणु क्या होता है? विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी नाम किसको कहता है? विषमपोषी किसको कहता है पता है? विषमपोषी दूसरे पास भोजन के लिए, जैसे में हो जाएगा आपको, जैसे में बताइए। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, सब क्या है? हमारे मतलब मानव भी क्या है? विषमपोषी है ना, दूसरे पर नाश रहेगा, अपने आप भोजन बना लेता है। आपको बताइए, आप जो भोजन जो क्या कहता है, भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, स्वपोषी मतलब क्या हुआ? जो अपने आप खुद क्या कहता है भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे पौधा सब हो गया, सूर्य से क्या करता है? रोज है फोटोसिंथेसिस करता है ना, उसमें अपने आप भोजन बना लेता है। लेकिन मानव जो है, आपको गाय बकरी सब क्या है? अपने आप भोजन बना लेता है, हैं? दूसरे पास है ना। ये सब क्या है? विषमपोषी हो गया, समझे? देखिए, स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। स्वपोषी क्या है? फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है, परंतु अधिकांश जीवाणु क्या होता है? विषमपोषी होता है, ठीक है। आप देखिए, क्वेश्चन एक तो है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जीवाणु है जो पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? पूछेगा आपको, कौन सा ऐसा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? दो ऐसा जीवाणु है, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर एवं क्लॉस्ट्रिडियम।
एजिटोबैक्टर एवं क्लास्ट्रिडियम क्लास्ट्रिडियम नामक जीवाणु को क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। लेकिन दूध में कुछ आता है, दूध में जीवाणु पाया जाता है, 2 जीवाणु पाया जाता है दूध में। कौन कौन पता है? दूध में 2 जीवाणु। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोलैक्टिक और बताइथेकस। लैक्टोबैसिलस। दूध में 2 जीवाणु पाया जाता है, एक पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, दूसरा बताए थे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। दूध में जीवाणु 2 जीवाणु पाया जाता है, समझे? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक लिखे हुए, ठीक है। पूछेगा आपको दूध में कितना जीवाणु पाया जाता है? 2 जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। लैक्टिक। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन ये है, आप सब बताइए हमको। कल भी का इसका हो गया है, इसे रिवीजन कराते हैं। दही और आपको क्या कहते हैं मक्खन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दही और मक्खन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक नामक जीवाणु पाया जाता है। तो बता दीजिए आप, पनीर में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक पाया जाता है। पनीर में सिरका में कौन सा क्या कहते हैं आपको जीवाणु पाया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी पाया जाता है। आप देखिए सबसे पहला देख लीजिए, मोनेरा का पढ़ लिए हैं। मोनेरा किसमें किसका है? आर एच विकेटर के अनुसार मोनेरा 1969 में 5 वर्गों में बांटा गया। क्या था? तो उसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटिस्टा भी हो गया था। अब एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है, किसी मोनेरा जगत में। लेकिन हमको इससे आगे से पढ़ने हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बारे में थोड़ा बता दें, है क्या? तब वो लगता है कि आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है बता दो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बारे में थोड़ा बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक होता क्या है? प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक की कोशिका संरचना साधारण होती है, जिनमें केंद्रक एवं उपांग समझते हैं क्या होता है? कोशिका का अंग, ठीक है, जिनमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होगा, क्या क्या उपस्थित होगा? अभी बताए थे आप लोगों को, केंद्रक और कोशिका का अंग क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। केंद्रक नहीं पाया था, किसमें? प्रोकैरियोटिक में पढ़े थे। सेम यही चीज है। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, अभी पढ़े हैं ना बैक्टीरिया, मोनेरा जगत में बैक्टीरिया यह प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सरल जीव है। ये मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखिए मोनेरा जगत में आ गया ना, जीवाणु पर है मोनेरा जगत में। अरे कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखिए प्रोकैरियोटिक समझ गए। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिका का अंग नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन किस जगत में आता है? मोनेरा जगत में आता है। क्या प्रोकैरियोटिक। आप देखिए यूकैरियोटिक के बारे में जान लीजिए। यूकैरियोटिक होता क्या है? यूकैरियोटिक की कोशिका संरचना जटिल होती है। वो इसका क्या था? प्रोकैरियोटिक का सरल था संरचना। लेकिन यूकैरियोटिक का जो कोशिका संरचना क्या होती है? जटिल होती है, जिसमें केंद्रक एवं कोशिका उपांग उपस्थित होते हैं। यानी कोशिका का अंग और केंद्र क्या होता है? यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लेकिन आपको प्रोकैरियोटिक में उपस्थित था कोशिका का अंग और क्या कहता है केंद्रक अब्सेंट था, ठीक है, उपस्थित नहीं था। इसमें क्या है? यूकैरियोटिक में केंद्रक और कोशिका का अंग क्या है? उपस्थित है। जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है, समझे? आप देखिए अधिकांश कवक परपोषी मृत जो भी होते हैं, इनमें जनन कायिक खंडन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इनका उपयोग ब्रेड, बियर इत्यादि बनाने में किया जाता है। यानी कवक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में किया जाता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे क्या कहते हैं गंजापान, दमा सब जो होता है, गंजापान जो देख रहे हैं, दमा सब जो आता है, किसी को जो दमा बीमारी होता है। एवं दांत खाज का एक प्रमुख कारण क्या है? कवक ही है। खुजली सब जो देखते हैं होता है, ये किसके वजह से? कवक की वजह से होता है, समझे? इसके अलावा फसलों के कई रोग कवक द्वारा फैलते हैं, जैसे गेहूं का रस्ट रोग। गेहूं का कौन सा रोग? रस्ट रोग। किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा। खमीर और मशरूम में भी कवक होता है। खमीर और मशरूम भी क्या है? कवक है। खमीर और मशरूम किसका उदाहरण है? कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कवक का प्रयोग सब्जी के रूप में, मशरूम का प्रयोग किया जाता है सब्जी के रूप में, जो कवक है। अच्छा, मशरूम कवक। मशरूम देखिए बताते हैं, मशरूम, एगेरिकस और मार्सेला, ये जो है ना आपको कवक सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। मशरूम को जन्मे करते हैं, सब्जी बनाते हैं मशरूम। और एगेरिकस और मार्सेला भी क्या है? ये कवक सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, समझे? आप देख लीजिए, आगे बताते हैं आपको। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्रोटोजोआ प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ट्रिपेनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण भी प्रोटोजोआ ही है। ट्रिपेनोसोमा होता क्या है? जब ज़्यादा सोइएगा ना, उसका बीमारी हो जाता है।
समझे। अधिक सोने पर भी क्या है, बीमारी है, और बीमारी कम है। सोने पर भी क्या है, बीमारी। बीमारी है। तो पूछता है ट्रिपेनोसोमा जो नामक रोग होता है, ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ का। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ कारण। प्रोटोजोआ ही है, देख लीजिए। ट्रिपेनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण भी क्या है? प्रोटोजोआ ही है। साथ ही मलेरिया, पेचिस रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया और पेचिस रोग भी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ कारण। प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए नोट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सर्दी जुकाम, जानते हैं सर्दी जुकाम, फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है। नहीं होती है। क्योंकि रोग क्या होता है? विषाणु द्वारा फैलता है, यानी वायरस द्वारा फैलता है। कल बताए थे आपको, फादर ऑफ क्या कहते हैं, वायरस किसको बुलाता है? यानी क्या कहते हैं जो विषाणु का पिता। हाँ अगर वायरस। हाँ, वायरस की खोज सबसे पहले किसने किया था? वायरस। इवानोस्की। इवानोस्की। क्या कहता है? इवानोस्की। समझे। वायरस की खोज किसने किया है? इवानोस्की। इवानोस्की ने किया है। आप देखिए बताते हैं, समझ गए। सर्दी जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस। होता है ना? वायरस। हाँ, सर्दी जुकाम वायरस से होता है। फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि रोग विषाणु द्वारा फैलता है। समझे। आप देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बनता, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप देखिए बताते हैं, मोनोरा जगत में क्या था? प्रोकैरियोटिक था। एक कोशिका प्रोकैरियोटिक था। किसमें? इसमें बताया था आपको, मोनोरा में आपको केंद्रक और क्या नहीं पाया है? कोशिका नहीं पाया पाया था, नहीं पाया था। लेकिन मोनोरा जगत में बोले भी ये भी थे, न्यूट्रिशन लेवल जो होता है, पोषण का स्तर जो होता है, इसमें आपको सोपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का होता है। इसमें आप एग्जाम्पल बता दीजिए इसका। मोनोरा जगत में मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल सही। और उसके एक बाद नीलहरी सेवाल। नीलहरी सेवाल। बता देते हैं मोनोरा जगत का एग्जाम्पल चार तो कौन था? बैक्टीरिया पहला, दूसरा आ गया साइनोबैक्टीरिया, तीसरा आ गया नीलहरी सेवाल, चौथा आ गया माइकोप्लाज्मा। ये सब किसके अंतर्गत था? मोनेरा। मोनोरा जगत का अंतर्गत था। जीवाणु, उसी में जीवाणु के बारे में पढ़े थे, ठीक है। जीवाणु आपको बताए थे। दूध में कौन सा आप क्या कहते हैं, आपको जीवाणु पाया जाता है? उसमें लैक्टोप्लाज्मा बता देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, और दूसरा बताया लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाया था। किसमें? दूध में। आप बताए और थे मक्खन में भी यही पाया था ना। दही और मक्खन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक पाया था जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टिक। बताए थे आपको पनीर में जो होता है, आपको लैक्टोबैसिलस लैक्टिक लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। सिरका में एसिटोबैक्टर पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? प्रोटिस्टा जगत में देख लीजिए, ये केंद्रक युक्त होता है। केंद्रक यानी केंद्रक होगा तो क्या होगा? ये यूकैरियोटिक होगा। सीधा प्रोटिस्टा जगत कोशिकांग भी होगा इसमें। बिल्कुल होगा। ये केंद्रक युक्त प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव है, जिनमें विकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। ये क्या बोले इसमें? प्रोटिस्टा जगत में केंद्रक भी होगा और कोशिका के अंग भी क्या होगा? विकसित पाया जाएगा। प्रोटिस्टा जगत में जीव क्या है? एक कोशिकीय तथा बहुकोशीय दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में सिर्फ एक कोशिका। बिल्कुल सही। इसमें एक से अधिक भी होगा। किसमें क्या समझे? फिर से बोलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या किया? बोलिए फिर से। यूकैरियोटिक में हाँ, मतलब बोले एक कोशिका जो होता है। प्रोकैरियोटिक में बोले थे। प्रोकैरियोटिक एक या ये तो बहुत, ये तो एक से अधिक भी है ना। किसमें? यूकैरियोटिक में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में एक। प्रोकैरियोटिक बोले थे आपको, मोनेरा बोले थे एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक बोले थे। अच्छा। ठीक है, यूकैरियोटिक एक कोशिका या बहुकोशिकीय भी होता है। हाँ, मतलब क्या एक कोशिका भी होता है, बहुत कोशिका भी होता है, यानी मल्टी सेलुलर भी होता है। सीधा डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटिस्टा जगत बताए थे, केंद्रक युक्त प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनमें विकसित कोशिका के अंग पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में जीव एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं, दोनों प्रकार का होता है। किसमें? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। जैसे एग्जाम्पल है सेवाल, यूग्लिना, डायटम, अमीबा, और क्या कहते हैं, क्लोरेला, पैरामीशियम इत्यादि। ये सब क्या था? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता था। कवक जगत देख लीजिए, ये भी कल पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिविजन कर देते हैं, फिर आगे क्लास बढ़ाएंगे। कवक जगत देख लीजिए, किंगडम फंगी, इसके बारे में भी हो गया है, थोड़ा रिविजन कर देते हैं। कवक क्या है? कवक यूकैरियोटिक जीव है। कवक भी क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। इसका मतलब इसमें कोशिकांग पाया जाता है। बिल्कुल। और इसमें फिर केंद्रक भी पाया जाता है। बिल्कुल। अब देखिए कवक में क्या है? यूकैरियोटिक जीव है, जिनमें संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू तथा हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा, कोई दिक्कत? ये परजीवी अथवा मृत्युजीवी होते हैं। यानी कवक क्या होता है? परजीवी अथवा परजीवी, यानी क्या? दूसरे पर आश्रित होना। और मृत्युजीवी भी होता है, यानी क्या होता है? जानते हैं, सारा गला चीज होता है कवक के अंदर करते हैं। अभी बताए थे कवक में, कवक कहाँ यूज किया था? कवक बिस्किट बनाने में। हाँ, ब्रेड में भी, ब्रेड बनाने में, दारू में भी, दारू बनाने में। ठीक है। मतलब उसका जो है ना फायदा भी है और हानि भी, ठीक है, कवक का। इसलिए देखिए दिया हुआ है, कवक यूकैरियोटिक जीव है, जिनमें संवहनी ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू तथा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। कवक जगत क्या होता है? परजीवी अथवा मृत्युजीवी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? कल भी बताए थे आपको। काइटिन से।
कोशिका क्या कहते हैं आपको, कवकों की कोशिका भित्ति यानी आपको फंगस की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? काइटिन से। कभी बताए थे काइटिन से, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? काइटिन से। काइटिन से बनी होती है। आप देखिए एग्जांपल बताए थे, किसके बारे में जानते हैं? कवक के बारे में बताए थे। ईस्ट बताए थे, ईस्ट पेसिलियम बताए थे, मशरूम बताए थे, खमीर, खमीर के बारे में भी पढ़े थे। खमीर और क्या, मशरूम और पेसिलियम और ईस्ट, इसमें नहीं होगा लिखा हुआ, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसका है? कवक का। आप देखिए सब्जी के रूप में जो कवक में यूज किए थे, किसको, वो कौन सा था? सबसे पहला तो मशरूम जानवे करते है ना। दो और याद कर लिए, मार्सेला और अगेरिकस। मार्सेला और अगेरिकस, और तीसरा हो गया मशरूम। ये सब किसके रूप में उपयोग किया जाता है? कवक में जो है सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? इसी में बताया था आपको पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन अभी तो आप प्रतिजैविक, पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? कवकों से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक को तो समझते क्या होता है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक समझते हैं जो वही सब हो गया। पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किया जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। लेकिन एक चीज बताते हैं, और माइकोलॉजी का पिता किसे बुलाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी एंटन डी बेरी को बुलाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको बोलेंगे? एंटन डी बेरी को। आप देखिए लाइकन के बारे में विकल्प बताते थे, क्या जानते हैं लाइकन के बारे में? लाइकन सहजीविता, म्यूचुअलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। लाइकन जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है सहजीविता, मतलब इसमें दोनों पैदा होता है। इसमें ये है कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। यह है सहजीविता। सहजीविता यानी क्या हो? जिसमें एक दूसरे दोनों पैदा, यानी एक दूसरे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो। इससे बताया था कवक और शैवाल यानी फंगस और एल्गी क्या है? म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण जानते हैं। और 60वीं क्वेश्चन को समझे, पूछा था इसमें लाइकन सहजीविता का उदाहरण कौन है इनमें? इसमें थोड़ी वो भी था क्या, एल्गी और शैवाल, फंगस यानी फंगस, शैवाल और कवक। ये किसका उदाहरण है? लाइकन सहजीविता। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। शैवाल किसको भोजन प्रदान करता है? कवक को। और कवक जल से खनिज पदार्थों का अवशोषण कर शैवाल को प्रदान करते हैं। लाइकन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। लाइकन किसका? वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं कौन? लाइकन। और ये प्रदूषित स्थान से क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। अब देखिए लाइकन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लाइकोनोलॉजी कहलाता है। लाइकन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लाइकोनोलॉजी कहलाती है। यहाँ तक हो गया था समझे? आपने आए इसलिए हमको इतना रिवीजन करना पड़ा। अब आज यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पादप जगत देख लीजिए, तीन पढ़ लिए। कौन कौन जगत पढ़े हैं? अभी मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, मोनेरा पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़े, कवक पढ़ लिए। आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे पादप पढ़ेंगे, उसके बाद जंतु के बारे में। हाँ समझे? अच्छा पादप जगत के बारे में देख लीजिए, किंगडम प्लेंटेई के बारे में पढ़ लीजिए। पादप जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव बहुकोशिकीय। पादप जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव क्या होगा? बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक एवं प्रकाश संश्लेषित होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं? यूकैरियोटिक एवं प्रकाश संश्लेषित होते हैं। आप देखिए कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण होता है, यानी सेल वाल का आवरण होता है। किसके चारों ओर? कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। क्वेश्चन पूछता है पादप की कोशिका भित्ति किस चीज से निर्मित होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। समझे? पूछेगा आपको पादप की जो है कोशिका भित्ति किस चीज से निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। पादपों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन भी कितना बार पूछा है, पादप में जो है आपको हरा वर्णक जो पाया जाता है, हरा कलर जो पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है? क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण। अब देखिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या होता है? पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पादप जगत के 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पादप जगत को कितने उपवर्गों में? 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन पादप जगत के बारे में यहाँ बता दें, एक 68वीं क्वेश्चन आया था यहाँ से, क्या जानते हैं? अच्छा। पूछा था कि आपको बताइए क्या कहते हैं क्लोरोफिल द्रव्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के किस रंग के क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये था क्लोरोफिल द्रव्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम समझते हैं ना, जिसको विवग्योर अपना लोग बताए थे, आप बता दीजिए हमको। आप हमको बताइए ये विकिरण पढ़े थे 7 ठो, फिजिक्स में पढ़े थे विकिरण 7 को विकिरण पढ़े थे। विकिरण का ऊपर से नाम हमको बताइए, ऊपर से ऑर्डर बताइए। सबसे पहले रेडियो वेव्स पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे? माइक्रोवेव्स पढ़े थे, तीसरा क्या पढ़े थे?
इंफ्रारेड पढ़े इंफ्रारेड थे, पढ़े चौथा क्या पढ़े थे, विजुअल रेज थे, पढ़े उसके थे, बाद क्या पढ़े थे, यूवी रेज पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, एक्सरे पढ़े थे, उसके बाद गामा रे पढ़े थे। बोले थे आपको जो ऊपर में होगा सबसे उसका तरंग सबसे अधिक, जो सबसे नीचे होगा उसका तरंग सबसे कम होगा। लेकिन विजुअल रे के बारे में आपको बताए थे, जिसको क्या कहते हैं विजुअल रे। विजुअल रे का जो है देखा किस वैज्ञानिक ने क्या था, न्यूटन, याद है? न्यूटन, अच्छा न्यूटन, समझे। उसमें जो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को कितने सात हाँ। क्या था ना, विव ओर से, हाँ वो स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं हाँ उसको। स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, विव ओर को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, पढ़ाई थे सब। हाँ हाँ हाँ। उसमें किस रंग की तरंग सबसे अधिक होगी, उसमें बैगनी तरंग के बारे में सबसे अधिक रेड कलर का, रेड कलर की होगी, सबसे कम बैगनी का, सबसे कम बैगनी। बैंगनी का होगा, बताए थे ये चीज, समझे। उसमें देखिए है क्या, क्लोरोफिल द्रव्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के किस रंग क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। उसमें जानते हैं किस, एक लाल और नीला रंग को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन है ऐसा क्यों, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस रंग को जो है आपको क्या करता है, तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। लाल और नीला रंग को, समझे, लाल और नीला रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन आपको भेजे हैं, मोबाइल निकालिए पीडीएफ, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इसलिए आपको दिखाता है क्वेश्चन को। नहीं पीडीएफ लाइए, नहीं तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन देखिए सुनिएगा, लाल और नीला पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हरे और नीला, तीसरा ऑप्शन है हरे और लाल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल और नीला हो जाएगा, लाल और नीला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन देखिए कब का दिया हुआ, 7वीं यूपीएससी प्रीलिम्स हेल्ड 12 फरवरी 2023, सिर्फ बी का क्वेश्चन है और ऑफिशियल पेपर का है, समझे, समझ रहे हैं। लाल और नीला रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, समझे। अब देखिए चलो फाइटा देख लीजिए, अभी तुरंत पढ़े हैं, पादप जगत को कितने ऊपर को विभाजित किया गया है, पादप 5 नहीं पादप को 3 ना, 3 पादप को 3, अभी तुरंत बोले अच्छा 3 पादप जगत को 3 ऊपर को विभाजित किया गया है। एक तो है पहला थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है ट्रेकियोफाइटा। तो सबसे पहले देखिए थैलोफाइटा के बारे में, थैलोफाइटा है क्या, थैलोफाइटा है क्या, देख लीजिए इसके बारे में। ये क्या होता है, भ्रूण रहित पौधे होते हैं। थैलोफाइटा क्या होता है, इम्ब्रियो रहित, यानी थैलोफाइटा क्या होता है, भ्रूण रहित पौधे होते हैं। इनमें पौधे का जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजन नहीं होता है, यानी थैलोफाइटा में क्या होता है, ये भ्रूण रहित पौधे होते हैं। और थैलोफाइटा में जड़, तना पत्तियों में विभाजन नहीं होता है, और पत्तियों में क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। और थैलोफाइटा क्या होता है, मुख्यतः आर्द्र नमीयुक्त स्थानों पर उगते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं पानी का अंश पाया जाएगा, जहाँ पर पानी का अंश रहेगा वहाँ पर पाया जाएगा कौन, थैलोफाइटा पाया जाएगा। देखिए इस वर्ग के पौधे को समानतः शैवाल कहा जाता है, जिसको कहते हैं एल्गी, समझे। तो पूछेगा आपको किस वर्ग के पौधे को समानतः शैवाल कहा जाता है, मतलब थैलोफाइटा किसके अंतर्गत आता है, किसके, पादप जगत के अंतर्गत आता है, पादप जगत के उपवर्गों के अंतर्गत आता है, कोई दिक्कत। थैलोफाइटा, हाँ थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत समानतः शैवाल कहा जाता है। आप देखिए थैलोफाइटा में सहायक बीजाणुओं एसेसरी स्पोरेज के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उदाहरण शैवाल, अलैंगिक जनन समझ गए, एक होता लैंगिक जनन, एक होता अलैंगिक जनन, जानते क्या, लैंगिक और अलैंगिक, जिसको काट के जो लगाता है, नहीं बता देते हैं अंतर। लैंगिक मतलब हुआ पेयर होना, पेयर में यदि जोड़ा, पेयर में रहेगा, पेयर में होगा, समझ रहे हैं, वो होगा लैंगिक। और लैंगिक होगा क्या, जो एक ही आदमी से उसका वंश आगे बढ़ेगा, इसको क्या कहेंगे, उसको अलैंगिक कहेंगे। देख लीजिए इसके अंतर बता देते हैं, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बता देते हैं। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में कितना होगा, एक जनक, अलैंगिक में एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनक में दो जनकों की, यानी 2 पेयर की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं मेल होता फीमेल का होना जरूरी है लैंगिक में। देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है,
अलैंगिक में होगा, युग्मक का पेड़ का होगा, जब है ये ना नहीं होगा। लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक से बनते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होगा, अलैंगिक में नहीं होगा, लेकिन लैंगिक में होगा निषेचन होगा। और लैंगिक जनन से नई जाति का विकास नहीं होता है, और लैंगिक से नई जाति का विकास होगा क्योंकि उसी से व्यक्ति होता है, समझे। लेकिन लैंगिक से क्या होगा, नई जाति का विकास होगा, समझ गए। लैंगिक और लैंगिक में कोई अंतर, कोई दिक्कत? अलैंगिक उदाहरण बताइए, अलैंगिक का उदाहरण बता देंगे। बता दिए फिर आप। चलिए, इसमें सहायक बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जिससे शैवाल क्या हो गया, शैवाल हो गया ना अलैंगिक जनन का उदाहरण। कोई दिक्कत? आप देखिए, शैवाल स्वकोषी होते हैं। शैवाल क्या होता है, अपना वजन खुद स्वयं बनाता बनाता है। है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी फोटोसिंथेसिस स्वयं बनाएगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी कि नहीं होगी? प्रकाश होगी। संश्लेषण क्रिया होगी। तथा ये भोज्य पदार्थों के उमांड स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। शैवाल अधिकांशतः नमयुक्त स्थानों में पाया जाता है, कीचड़, ताजे फल, ताजे जल, तालाबों तालाब इत्यादि में पाया जाता है। यानी शैवाल कहाँ पाया जाएगा? कीचड़ में, नमयुक्त ताजे स्थानों जल में, सरोवर तालाब के किनारे। शैवाल अधिकांशतः नमयुक्त स्थानों नमयुक्त जगह में, पाया कीचड़ जाता में, है। ताजे जल में, तालाबों में इत्यादि में क्या होगा, शैवाल पाया जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछता क्या जानते हैं, आपको बता देगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, हाँ, कवकों का अध्ययन शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्वेश्चन ये है आपसे, क्वेश्चन ये हम कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे क्या? फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको बुलाता है? फादर और फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे को। विलियम हेनरी हार्वे। फाइकोलॉजी किसको बोलेंगे? विलियम हेनरी हार्वे को बुलाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे को बुलाता है। कोई दिक्कत? आप देखिए, अगर नामक पदार्थ, अगर नामक पदार्थ क्या होता है? जेलेडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाएगा। अगर नामक पदार्थ, पूछेगा, अगर नामक पदार्थ कौन शैवाल से पाया जाता है? जेलेडियम नामक शैवाल से क्या होता है, पाया जाता है। आप देखिए, अगर नोस्टक और एनाबिना के बारे में तुरंत पढ़े थे, ध्यान दिए होंगे तो। नोस्टक और एनाबिना के बारे में तुरंत पढ़े थे, शैवाल में पढ़े थे। नोस्टक एनाबिना शैवाल कृषि के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन पूछ देगा, कौन सा ऐसा शैवाल है जो क्या कहते हैं कृषि के लिए उपयोगी होगा? नोस्टक और एनाबिना क्या है? कृषि के लिए उपयोगी शैवाल होता क्या है, वो कृषि के लिए उपयोगी है। नोस्टक एनाबिना। हाँ बिल्कुल, आपको कृषि के लिए जो उपयोगी है शैवाल वो कौन सा है? नोस्टक और एनाबिना। जो क्या है वो शैवाल क्या है, कृषि के लिए उपयोगी है। अगर नामक पदार्थ जेलेडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है। आप देखिए, सारगासम नामक शैवाल कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। सारगासम नामक शैवाल कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। आप देखिए, क्लोरीन नामक प्रतिजैविक क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला यानी एंटीबायोटिक क्लोरेला शैवाल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या जानते हैं, क्या कहिए क्या? क्या? क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक कौन सा शैवाल से प्राप्त किया जाता है? कोलेरा शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोलेरा शैवाल को किस नाम से जाना जाएगा? अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, पहला पढ़ लिए हैं पादप जगत के 3 उपवर्ग में। पहला पढ़ के थैलोफाइटा पढ़ लिए। दूसरा क्या होगा? अब ब्रायोफाइटा। तब तीसरा क्या होगा? ट्रेकियोफाइटा। आप देखिए, दूसरा पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा क्या है? गैर समूह यानी नॉन वेस्कुलर एवं बीज रहित पादपों का समूह है। बीज रहित समझते हैं? बीज नहीं हो, बिल्कुल सही। बीज रहित यानी क्या? बीज नहीं हो, जिसमें बीज नहीं हो। ब्रायोफाइटा के बारे में देख लीजिए। ब्रायोफाइटा क्या है? गैर समूहनीय यानी नॉन वेस्कुलर एवं बीज रहित पादपों का क्या है? समूह है। ब्रायोफाइटा मुख्यतः नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। जो अभी बताया था आपको, नमी युक्त वातावरण में कौन शैवाल भी पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ब्रायोफाइटा में अंतर क्या जानते हैं? तो अदर कर सकते इसमें क्या जानते हैं, दोनों अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है, कहिए क्या अंतर है? थैलोफाइटा में जो होता है क्या है, इसमें नमयुक्त के लिए जरूरी है। वो जो शैवाल है, शैवाल में क्या है, शैवाल के बारे में बताए थे आपको। कहाँ शैवाल पाया जाता है? मतलब तालाब में पाया जाता है, ताजे जल में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है। उसके बाद नमयुक्त स्थानों में पाया जाता है। कौन? शैवाल। समझे? आप लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। थैलोफाइटा तो क्या कहते हैं, नमयुक्त में पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में बारे में अंतर ये है
ये तो नमी युक्त तो पाया जाएगा पाया ही जाएगा, जाता है। लेकिन आपको इसमें शुष्क पदार्थों में भी जीवित रहने की क्षमता होती है, यानी अच्छा। जल और थल, दोनों जगह। यानी जल और थल दोनों जगह इसका है, इसलिए इसको कहते हैं उभयचर। जानते हैं क्वेश्चन पूछता है किस वर्ग को उभयचर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है उभयचर किसको बोला, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये है। जल में भी उग सकता है और स्थल में भी उग सकता बिल्कुल जानते हैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है आपको वनस्पति जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, किस जगत को, है। ब्रायोफाइटा को, किस वर्गों को बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को। ध्यान दीजिएगा इस बारे में। ब्रायोफाइटा के बारे में हम क्या पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा गैर संवहनीय एवं बीज रहित पादपों का क्या है, समूह है। ये यानी कौन, ब्रायोफाइटा मुख्यतः नमीयुक्त वातावरण में पाए जाते हैं, परंतु शुष्क स्थानों में पाया जाता है। शुष्क स्थानों पर भी जीवित रहने की क्षमता क्षमता होती है। होती किसको, है। ब्रायोफाइटा को। आप देखिए, इसलिए ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। उभयचर। अभी वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं ना अभी, यानी वनस्पति जगत का उभयचर किसको बोला जाएगा, ब्रायोफाइटा को। देखिए जैसे हो गया एग्जाम्पल पढ़िएगा ना, ब्रायोफाइटा को एग्जाम्पल दीजिए। जैसे होता है क्या जानते हैं, मांस, माँ का चांद में सो मांस समझते हैं किसको बोलते हैं, मांस उसी को बोलता है क्या, फ्यूनेरिया बोलाता है। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया मार्केसिया, इसके बारे में हम आपको थोड़ा चित्र बता देते हैं मांस के बारे में, ठीक है। आप आइए मांस के बारे में आपको बताते हैं, देख लीजिए डॉर्सोनिया इधर देखिए, और ये हो गया मांस का उदाहरण, देख लीजिए ये मांस का चित्र हो गया, मार्केसिया का ये हो गया, क्या देख लीजिए चित्र के साथ, कोई दिक्कत। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। हाँ, ये किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइटा के। ये क्या है, एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ये नमी वाले स्थान इसलिए और इसके बगल से में जो मोटा हाँ, इसलिए जो है ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का क्या कहलाता है, उभयचर, यानी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। किसको बुलाता है, ब्रायोफाइटा को बुलाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रायोफाइटा वर्ग का क्वेश्चन पूछता है, ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, डॉर्सोनिया, डोसोनिया है, डोसोनिया है, डोसोनिया है, एवं सबसे छोटा पौधा है जुओप्सिस है, जुओप्सिस। क्वेश्चन पूछेगा ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, डोसोनिया, और सबसे छोटा पौधा कौन सा है, जुओप्सिस, JOOPSIS। क्या हो गया, जुओप्सिस हो गया। आप देखिए पहला कौन सा है, पादप जगत में कौन पढ़े हैं, पहला पादप जगत में थैलोफाइटा पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, पढ़े हैं। आखिर क्वेश्चन आपसे ये करेंगे, क्या बताइए कि किसको है जो है हम जो है वनस्पति जगत का उभयचर, यानी एम्फीबियंस ऑफ ब्रायोफाइटा को। आप देखिए ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन बोले हैं, डोसोनिया, एवं सबसे छोटा पौधा ब्रायोफाइटा का जुओप्सिस, जुओप्सिस। ट्रेकियोफाइटा देखिए, ट्रेकियो, हाँ आप देखिए ट्रेकियो, आप तीसरा देख लीजिए ट्रेकियोफाइटा, किसके अंतर्गत आता है, ये पादप जगत के 3 उपवर्गों का अंतर्गत आता है, जानते हैं क्योंकि ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा भोजन, जल एवं अन्य पोषण पदार्थों के लिए आवश्यक संवहन तंत्र यानी वेस्कुलर सिस्टम से युक्त पादप ट्रेकियोफाइटा उपजगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, क्या जानते हैं, ट्रेकोफाइटा के उपजगत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भोजन, जल एवं अन्य पोषक पदार्थों के लिए आवश्यक संवहन तंत्र से युक्त पादप किसके अंतर्गत आएंगे, ट्रेकोफाइटा उपजगत के अंतर्गत आते हैं। इन वर्गों में यानी ट्रेकोफाइटा के वर्गों में वनस्पतियों में जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम समझते हो क्या होता है, जाइलम बहुत जानते होंगे, जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, आप अंतर दोनों बताते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, इसमें विस्तार से। जाइलम होता है जो जल को ऊपर ले आता है, हाँ। फ्लोएम का क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है पौधे के विभाग में पहुंचाना। देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता देते हैं, जल को पहुंचाना जाइलम। हाँ देखिए बता देते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लीजिए। जाइलम एक निर्जीव उत्तक है, जाइलम क्या है, निर्जीव है, उसमें जीव पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जबकि फ्लोएम एक क्या है, जीवित उत्तक है। जाइलम कुछ होगा निर्जीव उत्तक, निर्जीव हो गया, और फ्लोएम क्या हो गया, सजीव। उसमें सजीव यानी किसमें, जिसमें जीव होगा वही सजीव है। आप देखिए जाइलम में पाए जाने वाले रेशे छोटे होते हैं, जाइलम में पाए जाने वाले रेशे क्या होगा, छोटा होगा, जबकि फ्लोएम में पाए जाने वाले रेशे क्या होगा, बड़े होते हैं। जाइलम में पदार्थों का परिवहन एक ही दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन क्या होगा, 2 दिशाओं में होता है। कोई दिक्कत, 3 अंतर समझिए। आप देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम पदार्थों के जटिल उत्तकों से
जाइलम और फ्लोएम पौधों के जटिल ऊतक है। ये एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम क्या है, पौधों के जटिल ऊतक है। और ये जो है जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक से अधिक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम आप क्या बोले थे अभी, जाइलम में क्या होता है, जल का परिवहन करता है। बिल्कुल, जाइलम कम क्या होता है, पौधे में जल और खनिज का परिवहन करता है। वही फ्लोएम का कम क्या होता है, पौधे में भोजन और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। भोजन और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन। यानी जल को कौन ले जाता है, जाइलम। फ्लोएम का कम क्या होता है, भोजन को ले जाने क्या करता है, कम भोजन और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, समझे। जाइलम जो होता है क्या होता है, पौधे को सहारा देता है। जाइलम कम क्या है, पौधे को सहारा देता है। आप देखिए पानी नहीं देगा तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा। पौधे देते हैं पानी देते हैं तब ना कहते हैं कि आप लगता है जिंदा हो गया। तो जाइलम कम क्या होता है, पौधे को सहारा देना और लकड़ी में पारस्परिक पदार्थ होता है। देखिए बताते हैं, जाइलम पदार्थों के संवहनी बंडल के बीच में होता है, जबकि फ्लोएम संवहनी बंडल के बाहरी हिस्सों में होता है। जाइलम कहाँ होता है, पौधे के संवहनी बंडल के बीच में होता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है, संवहनी बंडल के बाहरी हिस्से में होता है। जाइलम फ्लोएम अंतर समझ गए। तो क्या पूछ देगा आपको, जाइलम और फ्लोएम जो है किस वर्गों के अंतर्गत आता है, तो बता दीजिएगा। ट्रेकियोफाइटा में भी तुरंत बोले थे, भोजन जल एवं अन्य पोषक पदार्थों के लिए आवश्यक संवहन तंत्र से युक्त पादप सिस्टम से युक्त पादप ट्रेकियोफाइटा उपजगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन वर्गों में की वनस्पतियों को यानी ट्रेकियोफाइटा वर्गों की वनस्पति को जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू के रूप में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत। आप देखिए इसी के अंतर्गत है, तीन को है, क्या आता है, कौन एक है टेरिडोफाइटा, दूसरा है अनावृत जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, अच्छा तीसरा हो गया है एंजियोस्पर्म। पढ़े होंगे आप, रिवीजन हो जाएगा आपको, देख लीजिए। टेरिडोफाइटा के बारे में क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, बीज रहित संवहनी पादप है। यानी इसमें क्या होगा, बीज पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। टेरिडोफाइटा में बीज पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसमें जो है, इसलिए इनमें पुष्प एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। इसमें जो आपको पुष्प एवं बीज का निर्माण जो नहीं होता है, अतः ये क्या होता है, क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट होता है, जो प्रायः जड़ एवं पत्तियों में विभाजित होता है। यानी टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा क्या होता है, बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट होता है, जो प्रायः जड़ एवं पत्तियों में विभाजित होता है। आप देखिए, पहला पढ़ लिए कौन सी, टेरिडोफाइटा पढ़ लिए, और तीसरा में क्या हो गया, दूसरा में क्या हो गया, अनावृत बीजी जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये बीजीय पादप जिनमें बीजों के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण नहीं पाया जाता है, अनावृत बीजी कहलाता है। यानी किस अवस्था में होगा, नग्न अवस्था में होगा। ये देखो हम पढ़ देते हैं, इसमें से भी थोड़ा सा अंतर कर देता है। अरे बीज यदि नग्न अवस्था में है तो हो गया अनावृत जीव होगा ना, जिसमें खोल सब होगा, हो गया आवृत जीव है, आवृत जीव हो जाएगा जिसमें खोल होगा। आप बता देते हैं ना आपको। अभी अपना लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी अनावृत जीव पढ़ रहे थे। अनावृत जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, अभी जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म बारे में इसमें देखिए क्या दिया हुआ। जिम्नोस्पर्म क्या हो गया, ये पौधे नग्न बीज होते हैं। हम क्या बोले थे, नग्न बीज होगा। इसमें खोला नहीं रहेगा तो क्या होगा, नग्न बीज होगा। अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, यानी इनके बीज जो है तो फलों के अंदर नहीं होता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस तथा साइकस। पाइनस और साइकस किसका उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का। क्योंकि देखिए पाइनस कैसा है, देखिए पौधे इसी कहता है पाइनस। साइकस तो जानवे करते होंगे, समझे। हाँ, तो देखिए पाइनस और साइकस ये किसके अंतर्गत आता है, जिम्नोस्पर्म। इसका जो है पौधा क्या होगा, नग्न बीज होगा, समझे। अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होगा। नग्न बीज होगा तो फलों के अंदर होगा, नहीं होगा, सदाबहार होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी में अपना लोग पढ़े थे ना अभी जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये बीजीय पादप जिनमें बीजों के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन एग्जाम्पल पढ़े थे अभी, कौन सी पढ़े थे अपने, पाइनस और साइकस के बारे में पढ़े थे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर है क्या, फर भी है, स्प्रूस भी है, इसका जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। संडार भी है, समझे, लार्च भी है, और साइप्रस भी कौन सी का उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का। आप देखिए एक तीसरा आता है कौन सी, एंजियोस्पर्म। पहला पढ़े हैं टेरिडोफाइटा, दूसरा पढ़े हैं जिम्नोस्पर्म, तीसरा कौन पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होगा, इसके बारे में पहले इसमें बता देते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होगा, पौधे के बीज फलों के अंदर होगा। इसका बीज क्या होगा, फलों के अंदर होगा, लेकिन एंजियोस्पर्म था फलों के अंदर, उसका बाहर था, समझे।
अब देखिए एंजियोस्पर्म के बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें होता है एक बीजपत्री और दूसरा क्या होता है, द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री का निर्माण उसमें होता है जिनमें एक बीजपत्री होता है, उसको क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। तथा द्विबीजपत्री क्या होगा, जिनमें 2 बीज पत्र होंगे, उसको क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री कहेंगे। आप देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। ऐसे पादप जिनके बीज फलों के भीतर होते हैं, क्या होगा, जो है एंजियोस्पर्म में क्या होगा, फल कहाँ होगा, बीज के अंदर होगा, बीज के अंदर होगा। यानी ऐसे पादप जिनके बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं, फल के अंदर। हाँ, क्या कहते हैं, बीज जो क्या होगा फल के भीतर होगा, उसको क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म कहेंगे। जैसे आम सब हो गया, आम सेब क्या कहते हैं आपको, केला सब हो गया, चेरी हो गया, नारंगी हो गया, कितना बोलेंगे, क्या केला हो गया, समझे। आप देखिए बताते हैं, इनके ध्यान दीजिएगा, इसमें छिलका खोलियर रहता है, इसमें देखिए क्या लिखा है, एंजियोस्पर्म। और साफ पढ़ देते हैं इसमें क्या है, इन्हें ऐसे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री विभाजित किया जाता है। समझे, सुनिए, इसको क्या एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभाजित किया गया है। इनके बीज एक बंद आवरण में पाए जाते हैं। आवृत बीजी पादप वनस्पति जगत के सर्वाधिक विकास पादक है। जिन्हें जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपको, वनस्पति जगत के सर्वाधिक विकास पादप किसके अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म का किसके अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति जगत के सर्वाधिक विकसित पादप आते हैं किसके अंतर्गत, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। समझे। आप देखिए जंतु जगत, पहला क्या पढ़े हैं, पहला है टेट्रोफाइटा, नहीं, पहला है मोनेरा। अच्छा, आरएक्स विकेटर ने वर्ष 1969 में जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। पहला क्या पढ़े थे, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा आपको कवक, चौथा पढ़ेंगे आपको जी पादप, चौथा कौन सी पढ़ेंगे, पांचवा क्या पढ़ेंगे, जंतु पढ़ेंगे। आप देखिए जंतु जगत के बारे में पढ़ लेते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। बिल्कुल, जंतु आप जंतु के बारे में पढ़ना है। पांचवा किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत के बारे में देख लेते हैं। जंतु जगत एक कोशिकीय एवं अधिकांशतः बहुकोशीय यूकेरियोटिक यानी मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक जीवों का विविधतापूर्ण समूह होता है, जो कुछ निश्चित गुण साझा करता है। इसमें क्या होगा जानते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक होता है, जानते हैं, जिसमें एक जैसे यूकेरियोटिक और जिसमें मल्टी सेलुलर और इसको कहते हैं यूकेरियोटिक में जिसमें सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल, यूकेरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में जो है ना कोशिका, एक मिनट, आज बताइए आप प्रोकैरियोटिक में कोशिका केंद्र नहीं, कोशिकांग नहीं होता, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही। यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है और इसमें कोशिकांग भी होता है। बिल्कुल सही। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, एक कोशिका के साथ बहुकोशिकीय हो सकता है। कौन, यूकेरियोटिक होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक क्या होगा, वो आपको एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल होता है। आप जानते हैं आपको क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक, क्वेश्चन ये है, जानते हैं क्या, कहिए क्या, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक तो क्या कहते हैं, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक से पाया था, समझे ना। मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत को एग्जांपल बार-बार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछा 4 गो है उसका, पता है क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हरित लवक, पहला बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, 2 हुआ, तीसरा नील हरित शैवाल, चौथा का माइकोप्लाज्मा, समझे। एक कोशिकीय मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जगत माता है, समझे। आप देखिए अपना लोग यहाँ क्या पढ़े थे, जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। जंतु जगत में क्या था, जंतु जगत कुछ एक कोशिकीय एवं अधिकांशतः क्या होता है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक यानी मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक जीवों का विविधतापूर्ण समूह है, जो कुछ निश्चित गुण साझा करते हैं। उपजगत प्रोटोजोआ देख लीजिए, उपजगत प्रोटोजोआ बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जंतु जगत के बारे में पूछ देगा आपको, एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय भी होता है, एक कोशिकीय के साथ साथ क्या भी बहुकोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक सेल भी होता है, जीवों का विविधतापूर्ण समूह है, जो कुछ निश्चित गुण साझा करते हैं। और देखिए इसमें क्या आता है, जंतु जगत के अंतर्गत क्या आता है, उपजगत प्रोटोजोआ देख लीजिए सबसे पहले, किसके अंतर्गत, जंतु जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ देख लीजिए। प्रोटोजोआ के बारे में अभी पढ़े थे ना, प्रोटोजोआ के बारे में तुरंत पढ़े थे। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। प्रोटोजोआ भी कौन सी होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। कौन सी प्रोकैरियोटिक, क्या कहते हैं, कौन प्रोटोजोआ, जो समानतः परजीवी या मुक्त जीवी होते हैं, जो दूसरा प्रकाशित होता है, और क्या होता है, मुक्त जीवी भी होते हैं। इस
वर्ग के बहुत कम जीव ही प्रकाश संश्लेषण में भी सक्षम होता है। यानी प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में जर्मन जीव वैज्ञानिक था कौन? जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1818 ईस्वी में किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक था जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस। बिल्कुल सही, जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस ने क्या कहते हैं किया था, समझे। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में जर्मन जीव वैज्ञानिक था कौन? जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस ने किया था। आप देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपको बताए थे, हम प्रोटोजोआ के बारे में बताए थे अभी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताए थे। आपको क्या बताए थे प्रोटोजोआ के बारे में बताए थे, आपको क्या जानते हैं? सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यानी दूसरे परासित होते हैं और प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या है? दूसरे जीवों पर निर्भर है कि नहीं है? अरे उसी में देखिए ट्रिपेनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण भी प्रोटोजोआ ही है। अब जो है नींद ज़्यादा लगता है और नींद कम भी लगता है, उसका बीमारी होता है, कौन जाता है? ट्रिपेनोसोमा। क्वेश्चन पूछेगा ट्रिपेनोसोमा किस चीज से बीमारी होता है? किसके अंतर्गत? निद्रा होता है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ये जो रोग होता है कौन चीज? ट्रिपेनोसोमा नामक रोग जो होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। आप देखिए साथ ही मलेरिया से जानते हैं, मलेरिया और पेचिस रोग भी क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। मलेरिया और पेचिस रोग भी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के। मलेरिया और पेचिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? मलेरिया और पेचिस प्रोटोजोआ के द्वारा। आप देखिए बताते हैं यहाँ पर क्या पढ़े थे अपना लोग। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं जो सामान्यतः परजीवी या मुक्त जीव होते हैं। इस वर्ग के बहुत कम जीव ही प्रकाश संश्लेषण करने में भी क्या होता है? सक्षम होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक कौन था? जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस ने किया था। जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस ने किया था, समझे। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है? कोई दिक्कत? आप देखिए जंतु जगत में पहला पढ़ लिया प्रोटोजोआ उपजगत पढ़ लिया, दूसरा कौन पढ़ेंगे? मोटोजोआ उपजगत। मोटोजोआ क्या बारे में क्या है? मोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जंतु यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं जिनमें कोशिकाएं उत्तक एवं अंगों के रूप में संगठित होती है। इस वर्ग के जंतुओं में समानतः यानी मोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत जो है समानतः क्या होता है? पाचक गुहा यानी डाइजेस्टिव कैविटी तथा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन पूछेगा, आप देखिए आगे देख लेते हैं। अब आएगा संघ का डेटा, किसके अंदर पढ़ रहे हैं अभी? इस जंतु जगत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। संघ का डेटा में जानते हैं क्या होता है? संघ का डेटा ये होता है क्या? संघ का डेटा क्या होता है? सबसे विकसित जो होता है जीवों का समूह होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे विकसित जीवों का समूह संघ का डेटा। फैलम कॉर्डेटा उसी बुलाता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कौन जो है आपको सबसे अधिक विकसित जीवों का समूह है जो मानव प्रजाति को इसी संघ में शामिल किया गया? मानव इसी प्रजाति में शामिल है। संघ का डेटा उसी कहते हैं फैलम कॉर्डेटा। संघ का डेटा या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैलम कॉर्डेटा भी कहा जाता है, समझे। संघ का डेटा को इंग्लिश क्या होता है? फैलम कॉर्डेटा। क्वेश्चन पूछेगा मानव प्रजाति जो है किस संघ में शामिल किया गया? मानव प्रजाति फैलम कॉर्डेटा कहते हैं, कौन? संघ का डेटा भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए सबसे विकसित जीवों का समूह है कौन? संघ का डेटा। मानव प्रजाति को इसी संघ में शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत? का डेटा समूह में शामिल जीवों की 4 मुख्य विशेषता होती है। 4 मुख्य विशेषता होती है किसके अंतर्गत? का डेटा समूह में शामिल। पहला हो गया क्या? पृष्ठ रज्जु जिसको कहते हैं नोटोकार्ड। दूसरा हो गया पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु जिसको कहते हैं डोर्सल कार्ड। तीसरा हो गया गुदा पक्ष जिसको कहते हैं पोस्ट एनाल टेल। चौथा होता है कोलोम छिद्र जिसको कहते हैं फैरेंगियल स्लाइड्स। आप देखिए संघ का डेटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। संघ का डेटा को कितने भागों में विभाजित? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रोटोकोडाटे, दूसरा है वर्टिब्रेटा। पहला है प्रोटोकार्डेटा, दूसरा है वर्टिब्रेटा। आप देखिए प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत क्या आता है देख लीजिए। प्रोटोकार्डेटा वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? यूरोकार्डेटा पहला आता है। कौन चीज आता है? यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इसमें 3 ठोटा जानते हैं क्या क्या जानते हैं? अब इसमें हम थोड़ा बता देते हैं, इसमें है तब इसको पढ़ेंगे तब समझिए। इसमें डिटेल नहीं दिया इसका क्या? नहीं दिया, अपना डिटेल देगा तो हो गया। स्पेशल और 2 कहते हैं कि स्पेशल डॉक्टर के पास जाइए और जो है आपको अच्छा इलाज। एक चल जाइए कहाँ पे? एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाइए, किसके पास? ये वो जो होता है जो जनरली सबको देखता है, जनरल फिजिशियन। तो अंतर है ना, स्पेशल और जनरल फिजिशियन में अंतर है कि नहीं है? समझिए बात को, यही अंतर है, समझ रहे हैं?
इसमें प्रोडक्ट का डेटा दे दिया वर्टिब्रेटा, इसके बारे में कुछ बताइए। हम बता रहे हैं ना, नहीं बताया है तो हम बताते हैं। कॉ डेटा के अंतर्गत 3 गो आता है। कॉ डेटा के अंदर कितना 3 गो आता है। सब पहला क्या बोलते हैं, यूरो का डेटा आता है, दूसरा आता है सेफेलो का डेटा आता है, तीसरा आता है कौन चीज वर्टेब्रेटा आता है। कौन चीज आता है, वर्टेब्रेटा आता है। पहला देख लीजिए यूरो डेटा क्या होता है, इसमें भी है, इसमें भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला देख लीजिए यूरो और डेटा के बारे में क्या है। सिर्फ लावा की पूछे में नोटो कार्ड उपस्थित रहता है। सिर्फ लावा की टेल में नोटो कार्ड उपस्थित रहता है। उदाहरण हो गया एसिडिया, सेल्पा, डोलिओलम। किसके अंतर्गत आता है ये, यूरो का डेटा। अब देखिए सेफेलोकॉर्डेटा क्या है। पूरे जीवन काल में सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, पूरे जीवन काल में सिर से पुस्तक यानी हेड टू टेल, पूरे जीवन काल में सिर से पुस्तक नोटो कार्ड उपस्थित रहता है। पूछ देगा आपको किसमें जो है, आपको किस क्या कहते हैं, किस का डेटा में आपको जो है पूरे जीवन काल में सिर से लेकर पैर तक यानी सिर से लेकर कहाँ पूछ तक नोटो का डेटा उपस्थित रहता है। किसमें होगा, सेफेलोकॉर्डेटा। उदाहरण को हो गया ब्रैंकियोस्टोमा, उसी कहते हैं एम्फीऑक्सस। आप देखिए पहला क्या है, यूरो का डेटा पढ़े हैं, दूसरा कौन सी होगा सेफेलो का डेटा, और तीसरा कौन है, वर्टेब्रेटा है। वर्टेब्रेटा के बारे में क्या है, वर्टेब्रा क्या है, सिर्फ भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियो पीरियड के समय नोटो कार्ड उपस्थित रहता है। वयस्क होने पर यह नोटो कार्ड एक अस्थिर या उपस्थिर मेरुदंड यानी वर्टेब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बैकबोन कहते हैं। समझे। आप देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ, यूरो का डेटा एवं सेफेलो का डेटा को एक साथ नोटो का डेटा कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपको, किसको एक साथ जो है ना नोटो का डेटा कहते हैं, यूरो का डेटा और सेफेलो का डेटा को। यूरो का डेटा और सेफेलो का डेटा को एक साथ क्या कहते हैं, प्रोटो का डेटा कहते हैं। समझे, कोई दिक्कत। ये मुख्यतः समुद्री होता है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये दोनों इस प्रकार सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं। इस प्रकार सभी कशेरुकी क्या कहते हैं, रज्जुकी होते हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। आप देखिए बताते हैं, इसमें पढ़े थे लोग, क्या ध्यान दीजिएगा। प्रोटो का डेटा में क्या है, संघ का डेटा को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है प्रोटो का डेटा, दूसरा कौन सी है, वर्टिब्रेटा। प्रोटो का डेटा में बारे में क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। प्रोटो का डेटा में यूरो का डेटा जो तुरंत पढ़े हैं, इन जेबों में पृष्ठ रज्जु यानी नोटो कार्ड, पृष्ठ रज्जु का इंग्लिश क्या होता है, नोटो कार्ड, यानी इन जेबों में नोटो कार्ड केवल लार्वा की पूछ यानी टेल में पाया जाता है। तुरंत पढ़े है ना, नोटो कार्ड में कहाँ पाया जाता है, सिर्फ लार्वा के पूछ में, यानी लार्वा के पूछ में टेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूरो कार्ड में, नोटो कार्ड में ना, यूरो कार्ड डेटा में। यूरो कार्ड डेटा के अंतर्गत ही आता है नोटो कार्ड डेटा। इसी भाग में नोटो कार्ड डेटा, सेफेलो कार्ड डेटा पढ़े थे। तो देखिए इन जीवों में यानी यूरो कार्ड डेटा में पृष्ठ रज्जु यानी नोटो कार्ड केवल, नोटो कार्ड जो है केवल लार्वा की पूछ यानी टेल में पाई जाती है। और दूसरा पढ़ लेते हैं सेफेलो कार्ड डेटा। सेफेलो कार्ड डेटा क्या है, इन जीवों में पृष्ठ रज्जु सिर से पूछ तक, बोले थे अभी, हेड टू टेल, सिर से पूछ तक विकसित होते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेगा किसमें, सेफेलो कार्ड डेटा में, जो जीवन भर रहती है। देखिए सिर से पूछ तक विकसित होती है, जो जीवन भर रहती है। क्वेश्चन पूछेगा जो जीवन भर रहती है, सिर से लेके पूछ तक जो होता है विकसित होता है, सेफेलो कार्ड डेटा में। किसमें होता है, सेफेलो कार्ड डेटा में। आपसे दोनों बारे में बताए थे, क्या जानते हैं, कहिए क्या, नोटो कार्ड और सेफेलो कार्ड को किस दोनों समझते हो तो क्या बोले थे, प्रोटो कार्ड डेटा बोले थे, प्रोटो कार्ड डेटा। आप देखिए नीचे देख लीजिए क्या है, सेफेलो कार्ड डेटा के एग्जाम्पल तुरंत पढ़े थे अभी, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फीऑक्सस। और इसके बारे में क्या पढ़े थे, नोटो कार्ड के बारे में, एसिडिया और सेल्पा, डोलिओलम। आप देखिए, और कशेरुकी जीवों में कशेरुकी दंड यानी रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है, जबकि कशेरुकी जीवों में कशेरुकी दंड उपस्थित होता है। और कशेरुकी जीवों में क्या होता है, कशेरुकी दंड यानी रीढ़ की हड्डी का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि कशेरुकी जीवों में कशेरुकी दंड उपस्थित रहता है। आप देखिए मेन पढ़ेंगे, क्या जानते हैं, वर्टिब्रेटा वर्ग। पहला पढ़ लिया प्रोटो का डेटा वर्ग, संघ का डेटा में, दूसरा कौन आएगा, वर्टिब्रेटा वर्ग। आज देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, उसके बाद पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, उसके बाद कौन सी हो गया, स्तनधारी वर्ग। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है, समझे, बार बार क्वेश्चन पूछता है, लगभग एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मत्स्य वर्ग क्या होता है, इनका हृदय होता है, मत्स्य वर्ग का हृदय क्या होता है, यानी हृदय 2 रेशमों यानी 2 चैम्बर में विभाजित होता है। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछेगा, मत्स्य वर्ग में जो है चैम्बर होता है, कितने चैम्बर होता है, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर यानी
2 वैष्णवों में विभाजित होता है तथा इनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्या कहते हैं, गल्फरों द्वारा शोषण करते हैं, यानी मत्स्य वर्ग कहाँ से शोषण करते हैं? रेस्पिरेशन गिल्स यानी गल्फर से शोषण करते हैं। ये क्या होता है? असमतापी होता है, यानी असमतापी मतलब क्या समझते हैं? असमतापी मतलब क्या? जहाँ पर तापमान क्या होगा, समान नहीं होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, क्या समझे? आप देखिए मत्स्य वर्ग का एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, टॉर्पीडो, उसके बाद रिविजन करते हैं इसका। टॉर्पीडो क्या हो गया? टॉर्पीडो किसके अंतर्गत आएगा? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा। तंत्र सार्क भी किसके अंतर्गत? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा। डॉग फिश भी किसके अंतर्गत? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद और याद रखिए, कार्ड होता है, कार्ड क्या होता है? कार्ड भी हम मत्स्य वर्ग के अंतर्गत है, जिसका नाम बताते हैं अभी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कार्ड को बोलते हैं, जब तक कार्ड कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है। कार्ड मत्स्य वर्ग है, नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है, कहाँ? कार्ड पाया जाता है। क्या मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जानते हैं? उसके बाद जान लीजिए सी हॉर्स आता है, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा भी किसके अंतर्गत? इसी के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत समुद्री घोड़ा मछली है। सी हॉर्स क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, जानते हैं क्या? ऑप्शन देगा समुद्री हॉर्स दे देगा, बोल देगा क्या, जानते हैं? समुद्री घोड़ा मछली है। बिल्कुल, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है समुद्री घोड़ा, जिसको कहते हैं सी हॉर्स। सी हॉर्स किसके अंतर्गत आएगा? मत्स्य वर्ग के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा। यानी क्लास किसके अंतर्गत आएगा? ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन याद करते हैं। सबसे पहला बता दीजिए, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत जो होता है हृदय, इसमें कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर। एक क्वेश्चन आंसर। इसका जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, बंद होता है, खुला होता है? बंद रहता है। बंद होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, मत्स्य वर्ग में जो होता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो होता है किससे होता है? गिल्स से होता है। गिल्स यानी गल्फर से गिल्स यानी गल्फर गल्फर में होगा। गल्फर गिल्स यानी किससे? गल्फर गल्फरों से शोषण होता है। रेस्पिरेशन होता है मत्स्य वर्ग कहाँ से? गल्फर से। आप देखिए, और संप्राप्त होता ही है मत्स्य वर्ग में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जांपल ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देनेगा, सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। आप देखिए, कॉड, जो कॉड कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अटलांटिक में। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। डॉग फिश भी किसके अंतर्गत आता है? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अब तंत्र सार्क भी किसके अंतर्गत? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। और टॉर्पीडो भी मत्स्य मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर हम कार्ड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। कार्ड के बारे में आप लोग बोल लेते हैं, कार्ड क्या है? कार्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को, थोड़ा बताइए कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जानते हैं? गार्डन हो रहा है? कुछ गार्डन होना जरूरी है। गार्डन नहीं होगा तो पढ़िएगा इधर से और निकलेगा किधर से? उधर से। किसके बारे में पढ़े तो हाँ, देख लीजिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट के बारे में क्या दिया हुआ है। एक सी हॉर्स जो बोले तभी, समुद्री क्या घोड़ा, समुद्री घोड़ा देख लीजिए, ऐसा होता है जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। देखते हैं कौन चीज यही है चित्र, देख लिए, कोई दिक्कत? आप देखिए, रेहू मछली जानवे करते हैं, मत्स्य करेगा मत्स्य। कॉड के बारे में जान लीजिए। कॉड क्या है? एक आर्थिक, कॉड क्या है? एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है। कॉड क्या है? एक आर्थिक रूप से जानते हैं, पैसा वाला, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है, समुद्री मछली है जो नॉर्थ अटलांटिक, अब क्या बोले थे, कॉड कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक में, महासागर में पाई जाती है। यह अपने यकृत तेल यानी लिवर ऑयल हेतु प्रसिद्ध है, समझे? तो कॉड कहाँ पाया जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में पाया जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से क्या है? महत्वपूर्ण समुद्री मछली है। और क्या कहते हैं, यह जो होता है यानी कॉड क्या होता है? अपने यकृत तेल यानी लिवर ऑयल हेतु प्रसिद्ध है, समझे? सी हॉर्स समझिएगा, ये समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है? मत्स्य वर्ग के आता है। कॉड मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। टॉर्पीडो भी किसके अंतर्गत? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। अब आ आता है इसी के अंदर। अब आते हैं उभयचर वर्ग। बताए थे उभयचर वर्ग के बारे में, क्या जानते हैं? उभयचर के बारे में कुछ बताए थे? उभयचर तो दोनों जगह रहता है, स्थल पे भी वनस्पति जगत का उभयचर बोले थे, किसको बुलाता है? बायोफ्राटा को। बायोफ्राटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिए हैं आप पूरा। वनस्पति जगत का उभयचर किसको बुलाता है? बायोफ्राटा को बुलाता है, समझे? कोई दिक्कत? नहीं।
आप देखिए उभयचर वर्ग यहाँ देख लेते हैं। क्लास एम्फीबिया आता है, इंग्लिश का आता है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया। उभयचर वर्ग कहाँ पे आता है? थल और जल में निवास सक्षम करते हैं, जो जल में भी और कौन सी? थल में भी। थल में भी, यानी जमीन पर भी और कहाँ पे? थल में भी। नदी में भी पाया जाएगा उभयचर वर्ग। देखिए इनमें हृदय पूछता है, 3 वैसे पाया जाता है उभयचर वर्ग में चंबर कितना होता है? 3 होता है। 3 चंबर होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर, आप देख लीजिए। और मत्स्य वर्ग में 2 चंबर। बिल्कुल सही। अब आगे पढ़ लेते हैं उभयचर वर्ग में और बारे में। उभयचर वर्ग ये जीव फेफड़ों शोषण देखिए कहाँ का करता है यहाँ उभयचर कहाँ वर्ग। से लेता है? ये आपको फेफड़ा से भी लेता है, हाँ। जो फेफड़ा से तो ले रहा था कौन? मछली भी। हाँ। लेकिन ये जो उभयचर वर्ग क्या होता मछली है? तो गल्फर से ले रहा था। बिल्कुल सही, गल्फर से ले रहा था। वही देख रहे थे कि क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। कहाँ से लेता है? गल्फर। गल्फर से, गिल से लेता है। देख दोस्तों थोड़ा सा बीच में ये जरूरी है, नहीं तो इससे क्या अगर निरस्ता आ जाएगा तो फिर वो मजा नहीं पढ़ने है। में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मजा तब तक आता है जब तक आप समझ रहे हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे तो वो मजा सजा हो जाएगा। हाँ। क्या कहते हैं? वो मजा क्या हो जाएगा? सजा। सजा हो जाएगा। अभी थोड़ा मजा लेके पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए तो हमको लगता है बाद में इसको बेनिफिट भी होगा। बहुत ज्यादा। समझ रहे होंगे। आगे देख लीजिए उभयचर वर्ग में क्या पढ़े? तभी चंबर कितना का होता है? 3 चंबर। 3 चंबर होता है। 3 चंबर में विभाजित होता है। और ये जो होता है उभयचर क्या होता है? जीव शोषण कहाँ से करता है? फेफड़ा से, और मुख गुहा से एवं त्वचा त्वचा से। से। उभयचर वर्ग कहाँ से करता है? फेफड़ा से, फेफड़ा से, त्वचा और से, मुख गुहा से, यानी गुहा से, मुंह से भी। मुंह से भी क्या करते हैं? क्या होता है? त्वचा से भी लेता है, रेस्पिरेशन फेफड़ा से भी लेता है। श्वसन करते हैं। इनकी आहार नाल यानी किनकी आहार नाल? उभयचर। उभयचर की आहार नाल। उभयचर वर्ग की आहार नाल मूत्र नली तथा प्रजनन गुहा एक ही कोष है, यानी एक ही थ्रू जो होता है ना, जानते हैं 3 काम होता है। कौन कौन? आहार नाल, उसके बाद मूत्र नली तथा प्रजनन, रिप्रोडक्शन होता है। प्रजनन गुहा एक ही कोष में खुलते हैं, जिसे क्लोका कहा जाता है। क्लोका कहा जाता है। जैसे हो गया मेढक, साइरन। मेढक और साइरन किसके अंतर्गत आता है? ये आपको उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछेगा मेढक का जो है शोषण कैसे करते हैं, अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है? शोषण वह मुख से भी करता है, त्वचा से भी करता है, फेफड़ा से भी करता है, त्वचा से भी करता है और त्वचा से भी। फेफड़ा से भी करता है। और सायरन भी वही है, समझे? क्वेश्चन पूछेगा मेढक में कितना चंबर पाया 3 चंबर पाया जाता है। बिल्कुल सही। कितना चंबर? 3 चंबर। हृदय में कितना चंबर? 3 हृदय चंबर। अब आते हैं दूसरा, पहला क्या पढ़े हैं? वर्ग पहले मत्स्य वर्ग मत्स्य पढ़े हैं। वर्ग। दूसरा क्या पढ़े हैं? उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग पढ़ लिया। तीसरा कौन पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग, जिसको कहते हैं क्लास जो रैंक रेप्टिलिया। चलता है सांप क्लास रेप्टिलिया इसमें क्लास रेप्टिलिया। देखिए ये रैंक यानी सरीसृप वर्ग क्या होता है? ये रैंकर चलने वाला तथा अनियत तापी व अंडज होते हैं। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठों में विभाजित होता है। जो आपको उभयचर वर्ग में 3 चंबर में था, आपको सरीसृप वर्ग में कितना चंबर? 3 चंबर। 3 चंबर में इसका तो विभाजित ये भी है। ना फेफड़ा से होगा या कि नहीं इसका नहीं बताएगा? नहीं बता देते हैं इसका। सुनिए बताइए। इसके बारे में बता देते हैं सरीसृप वर्ग के बारे में। ये तो समझते हैं रैंकर चलता है। रैंकर चलने वाला देख लीजिए कौन कौन होता है? छिपकली हो जाए। छिपकली हो गया, सर्प हो गया, अजगर हो गया, मगरमच्छ भी हो गया। सरीसृप वर्ग में देख लीजिए ये रैंकर चलने वाला अनियत तापी, जहाँ ताप का कोई लिमिट नहीं होता है। लिमिट नहीं होता है। वो मतलब अंडा कम या ज्यादा भी होता है। होता है, यानी क्या अंडा देता है। अंडा देता है। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठ में होता है। इनका हृदय कितना प्रकोष्ठ? 3 प्रकोष्ठ में होता है। 3 चंबर में होता है। और जैसे हो गया सर्प हो गया, छिपकली हो गया, छिपकली हो गया, उसके मगरमच्छ बाद हो गया। अजगर हो गया, मगरमच्छ किसके अंतर्गत आएगा? सरीसृप। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आएगा। क्लास रेप्टिलिया। आप देखिए पक्षी वर्ग देख लीजिए। वाला कौन पढ़ा है? मत्स्य वर्ग पढ़ लिए हैं। उसके बाद उभयचर वर्ग पढ़ लिए, सरीसृप वर्ग पढ़ लिए, पढ़ लिया। चौथा कौन पढ़ेंगे? चौथा पढ़ेंगे अब पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग। एवेस। देखिए क्लास एवेस। पक्षियों के अगर पंखों में रूपांतरित होते हैं, पक्षियों का हृदय कितना प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ। 4 क्वेश्चन प्रकोष्ठ। पूछेगा, हाँ। पक्षियों में कितना चंबर पाया जाता है? 4 4 चंबर चंबर। पाया जाता है। समझे? कोई दिक्कत? अच्छा बीपी किसे कहते हैं? सो बताइए बीपी किसे कहते हैं? बीपी, वाली पॉइंट। हाँ? नो 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 ब्लड प्रेशर। बायो ब्लड प्रेशर। हाँ, ब्लड प्रेशर। हाँ। बीपी किसे कहते हैं? कौन सी में बीपी? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हाँ ब्लड प्रेशर हाई की लो? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? सो हम सिंपल सा सवाल पूछे। बता दीजिए, आप जानते हैं तो। ब्लड प्रेशर होता है जबकि धमनियों से रक्त हृदय की ओर आता है, अच्छा, और है ना हृदय से है ना बाहर की ओर जब पंप किया जाता है, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर मनुष्य में 70/120 होता है, 120/80 120, और हमारे नॉर्मली 120/80 होता है। हाँ 80 के रेट से अंदर हृदय के अंदर आता है, फिर साफ होकर छना हुआ खून ऑक्सीजन युक्त होते हुए वो जब है ना बाहर की ओर धकेला जाता है तो उसकी रफ्तार 120 होती है।
अच्छा क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर जो बोले एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ठीक है एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? एक वायुमंडलीय कितना दाब पास बराबर 101 325 पास में पड़ेगा 101 325 पास दो में छोटे हाथियों के वजन के बराबर। आप देखिए ध्यान दीजिएगा इधर पक्षी वर्ग के बारे में भी जान रहे हैं। अच्छा बतख वर्ग के बारे में एग्जांपल बोले थे आपको क्या जानते हैं? समुद्री घोड़ा भी कुछ समुद्री घोड़ा, फिश हो ये गया। किसके अंतर्गत आता है? मत्स्य मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। कॉड भी पड़े थे हाँ मत्स्य के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत अंतर्गत आता है। डॉग फिश भी आता है टारपीडो भी टारपीडो और आज देख लीजिए ध्यान दीजिएगा पक्षी वर्ग के बारे में थोड़ा देख लेते अच्छा, हैं। ठीक है। पक्षी वर्ग के बारे में क्लास एबेस हाँ पक्षियों के अग्रपात पंखों में रूपांतरित होते हैं। पक्षियों का हृदय कितना प्रकोष्ठ? 4 चार प्रकोष्ठों विभाजित होता है जैसे कबूतर मोर हंस कीवी कहाँ पाया जाता पता है? कीवी सिर्फ जानता है एक ही देश में पाया जाता है ध्यान रखिएगा इसमें न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड खिलाड़ी को कीवी बोला जाता है ध्यान रखिएगा। अच्छा, अच्छा। आज आपको यहाँ कीवी होता कैसे है? ऐसे हाँ होना चाहिए। क्या कीवी तो आपको पसंद है? ये पक्षी है ना है हाँ कीवी भी एक पक्षी है। पक्षी है ना कीवी बिल्कुल पक्षी है उसमें कितना प्रकोष्ठ होगा? 4 प्रकोष्ठ बिल्कुल सही हो 4 प्रकोष्ठ होगा। मत्स्य में वर्ग में 2 प्रकोष्ठ उभयचर में 3 प्रकोष्ठ बिल्कुल सही सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ बिल्कुल सही और पक्षी वर्ग पक्षी में वर्ग में 4 प्रकोष्ठ होता है बिल्कुल सही। आप बता देते हैं आपको किसके बारे में? कीवी कीवी के बारे में बता देते देख ले कीवी यही है ध्यान दीजिएगा इधर है देखिए कीवी कैसा है दिखाइए ना। जी अच्छा कीवी क्या है ये? कीवी कीवी है जी, कीवी कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ही कीवी पाया था कहीं नहीं पाया था कीवी समझे? तो इसलिए न्यूजीलैंड को देश को खिलाड़ी क्या बोलता है? कीवी खिलाड़ी। कीवी खिला रही है। जी समझे हाँ। कोई दिक्कत? ना 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 हाँ देख लीजिए आगे देखा जी कोई जी दिक्कत? थोड़ा देर बात करते हैं थोड़ा देर बात करते हैं, थोड़ा अभी व्यस्त हैं। कबूतर मोर हंस कीवी ये अभी थोड़ा सा डिस्कस हो रहा है तो पक्षी बात वर्ग है करते हैं। इसमें कितना चंबर पाया जाएगा? इसमें चार चार वर्ग चंबर पाया जाएगा जाएगा। 4 चंबर पाया जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया यानी 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। हृदय में कितना प्रकोष्ठ? हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। आप देखिए मछली। स्तनधारी वर्ग हाँ जिसको क्या बोलते हैं? क्लास मेमेलिया। क्लास में मिल गया। किसी और बता देते हैं आप लोग जानते हैं और पढ़े भी थे जानते हैं क्या? है ना स्तनधारियों का जो अध्ययन कहलाता है स्तनधारियों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है जानता है? मेमोनोलॉजी मेमोनोलॉजी पढ़े थे याद है? हाँ सही है स्तनधारियों का अध्ययन मेमोनोलॉजी वही है देख लीजिए क्लास स्तनधारी वर्ग यानी क्लास मेमेलिया क्या है? ये नियत तापी यानी वार्म ब्लड है। ये इसमें क्या होगा? तापमान क्या कहते हैं गर्म आप नियत रहेगा। ये नियत तापी वार्म ब्लडेड तथा दुग्ध ग्रंथियों यानी मेमोरी स्तनधारी है तो दूध ग्रंथि होबे करेगा। हाँ दूध ग्रंथित होबे करेगा हम्म। संयुक्त है इनमें विकसित श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं जैसे हो गया मनुष्य कुत्ता हाथी चूहा ये सब कुछ हो गया गाय किसके अंतर्गत आ जाएगा? भैंस ये अति के अंदर स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जानता है क्वेश्चन आपसे ये करेंगे जानता है इसमें हम आपसे क्वेश्चन ये करेंगे स्तनधारी वर्ग में कितना चंबर होता है? इसमें 1 चंबर 4 चंबर 4 कितना चंबर होगा? 4 चंबर 4 चंबर में होगा ध्यान रखिएगा लेफ्ट लाइन में रहती है। कितना 2 चंबर वर्ष में दायां वाली बायां वाली जो होता है कितना चंबर राइट बट अच्छा 4 कितना चंबर 4 बिल्कुल कितना चंबर? 4 चंबर यानी स्तनधारी वर्ग में कितना चंबर पाया जाएगा? 4 4 चंबर पक्षी पाया वर्ग में भी जाएगा। 4 पक्षी वर्ग में भी कितना? 4 सरीसृप वर्ग में 3 तीन में कितना? 3 उभयचर वर्ग में 3 मत्स्य वर्ग मत्स्य में वर्ग में 2 2 चंबर पाया जाएगा कोई दिक्कत? ना 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 आप इसको जो है बार बार इसको अच्छा बताइए कीवी किसके अंतर्गत है? कीवी अति के अंदर आता है क्या कहते हैं पक्षी वर्ग के पक्षी वर्ग के अंतर्गत अंतर्गत आता है। कीवी कहाँ पाया जाता है? कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है बिल्कुल सही न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और जो कबूतर भी किसके अंतर्गत आएगा? कबूतर पक्षी वर्ग में मोर पक्षी वर्ग में पक्षी वर्ग सब में छिपकली अजगर सब मगरमच्छ छिपकली किसके उभयचर अंतर्गत? में रेप्टिलिया के अंदर रेप्टिलिया यानी सरीसृप सरीसृप में वर्ग के अंतर्गत आएगा कोई दिक्कत? नहीं। ना, ना। मेढक और सायरन किसके अंतर्गत है? उभयचर में उभयचर यानी 2 चंबर अति हो इंग्लिश का आता है उभयचर एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया एक ही उत्तर है। यहाँ आप मेढक को देखे हैं? हाँ देखे कहाँ रहता है? पानियों में रहता है और और अति में जमीन पे भी रहता जमीन है। पे भी रहता है। स्थल जल इसलिए दोनों तो जगह। उभयचर है। अच्छा उभयचर यानी उभयचर किसको बोलेंगे? जो पानी में भी रहे और स्थल में भी रहे उसको क्या कहेंगे? उभयचर उभयचर कहेंगे। दोस्तों आज यहीं तक क्लास को समाप्त किया जाता है।
बायोलॉजी क्लास कैसा लगा आप लोग भी आप बहुत अच्छा, बहुत यूट्यूब पर जाइए, आप लोग को लाइक कीजिए जावेद चैनल और पर आगे जाके, बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जावेद अच्छा से। चैनल पर जाके आप वीडियो को जो है आप जाइए वहाँ पे, इसके लिए रणधीर सर को दिल से धन्यवाद। उसके बता देते हैं इसके बारे में। आप वहाँ पर वहाँ पर जब वीडियो पर जाने के बाद आप क्या है प्ले लिस्ट में जाइए, हाँ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, जो केमिस्ट्री नहीं हुआ है अभी, अच्छा, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री क्या कहते हैं आपको जो है आपको ज्योग्राफी भी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, हाँ। तो वहाँ पर सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप वहाँ जाए, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ दिन में आपको माइक का समस्या हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। कुछ दिन में माइक का भी अपडेट हो जाएगा, माइक भी जो है इसमें लग जाएगा, इसलिए जब तक जो है माइक में थोड़ा इशू है उसके लिए खैर है। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक, आज क्लास को समझ के आता है। कल पढ़ेंगे, आगे क्लास करेंगे, कोशिका के बारे में बताएंगे, उसके बाद कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और उसी में जो है आपको RNA, DNA इस सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज वीडियो को यही समाप्त किया जाता है।